जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और सभी मेरे प्यारे से भाई बहन थोड़े थोड़े से नाराज़ भी होंगे। बिल्कुल आपकी नाराज़गी लाजमी है, क्योंकि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम देखें इसको आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के नज़रिए से, थोड़ी सी क्लास आपकी 4-6 दिन लगभग लेट हुई है। तो प्यारे दोस्तों, लेट होने का कारण मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। लेट होने का कारण ये है कि आप सभी में से शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो कि मैं दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हूँ। तो मेरे पास केवल सुबह और शाम की स्लॉट होती हैं खाली, और शाम की स्लॉट में मेरी क्लास पहले लगी हुई थी, जिसके कारण मैं आप सभी के बीच नहीं आ पा रहा था। वो क्लास सैटरडे को ख़त्म हो गई है। मंडे से आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप और मैं जानते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। जहां इसका वेटेज सीबीटी वन में, अगर मैं इसको लिख देता हूं, जहां इसका वेटेज सीबीटी वन में कंप्लीट साइंस का जो वेटेज है वो तकरीबन 20 क्वेश्चन का रहता है। वहीं सीबीटी टू में इसमें कुछ साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग के टॉपिक भी ऐड होकर ये 40 नंबर तक चली जाती है। तो सीबीटी वन में क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन सीबीटी टू के मार्क्स भी ऐड होते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर मार्क्स ऐड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है। शुरू की क्लास में मैं आपके 2 मिनट जरूर लूंगा, एक अच्छे से आपको डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, ताकि आपके कुछ भी क्वेश्चंस ना बचे। तो सीबीटी टू में आपका पहला सवाल सबसे ज़्यादा ये रहा था कि क्या साइंस के साथ साथ हमें इंजीनियरिंग वाला सेक्शन भी पढ़ाया जाएगा। साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग वाला सेक्शन भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, अगर पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो फिजिक्स है सीबीटी टू में, जो फिजिक्स है उसका वेटेज तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चंस का रहता है। लेकिन सीबीटी टू में तो टोटल ही टोटल फिजिक्स है। यह बात आप सभी जानते होंगे कि सीबीटी टू में ना केमिस्ट्री पूछी जाती है, ना ही आपसे बायोलॉजी पूछी जाती है। फिजिक्स पूछी जाती है और उसके साथ पूछे जाते हैं कुछ इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे साइंस की जगह अगर मैं फिजिक्स कह दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। केवल साइंस में यहाँ पर क्या पूछी जाती है, आपकी फिजिक्स। तो ये बात तो तय है कि फिजिक्स सेक्शन जो है आपका इंजीनियरिंग के कुछ हिस्से के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग के टॉपिक क्या हमें पढ़ाए जाएंगे या नहीं पढ़ाए जाएंगे? 100% यस। मेरी तरफ से 100% यस है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। लेकिन चूंकि ये टॉपिक आपको स्टेज टू में देने हैं, तो इनको हम बाद में कवर करेंगे जब हमारा स्टेज वन का रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि स्टेज वन में इन टॉपिक का कोई भी वेटेज नहीं है। तो इंजीनियरिंग वाले जो टॉपिक होंगे वो हम स्टेज वन के बाद करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे जिनका स्टेज वन क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी मैं तो कहूँगा भाई, सभी जो भी मेहनत करें उनको उनके अनुरूप रिजल्ट मिले, और अवश्य ही उनका स्टेज वन जरूर क्वालिफाई हो। अब देखिए, और थोड़ा सा मैं बात करूं, यहाँ पर जो फिजिक्स रहती है सीबीटी वन में, जो फिजिक्स रहती है ये बेसिक लेवल की फिजिक्स रहती है। लेकिन सीबीटी टू में जो फिजिक्स रहती है ये आपकी बेसिक प्लस एडवांस लेवल की फिजिक्स रहती है। तो मैं अभी से आपको बेसिक और एडवांस दोनों लेवल लेके चलूंगा। ऐसा क्यों? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी बेसिक पढ़ लेते हैं, एडवांस पोर्शन सीबीटी वन के बाद पढ़ लेंगे? ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, समझेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, ग्राफ। ठीक, ग्राफ टॉपिक पढ़ना है, तो ग्राफ एडवांस टॉपिक है और ये केवल उनको समझ में आएगा जिसको इसके बेसिक क्लियर होंगे। तो अगर अभी हम तुरंत ही बेसिक पार्ट को क्लियर करके उसका तुरंत एडवांस पढ़ लेंगे तो वो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हम खाली बेसिक पढ़ लेंगे और फिर मैं सीबीटी टू में एडवांस पार्ट को लेके बैठूंगा, तो आपके दिमाग से आधी चीज़ें तो सीबीटी वन की निकल चुकी होंगी। फिर एडवांस पार्ट को पढ़ने में आपको थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बेसिक और एडवांस दोनों कवर करके चलेंगे, और इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है ये हम स्टेज वन के बाद में पढ़ेंगे। क्या आपको
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैं बहुत नाराज़ हूँ। आई हेट यू किंग ऑफ साइंस। चलिए सतीश, आपके इस हेट में भी मुझे काफ़ी सारा प्यार नज़र आ रहा है, और मैं तो मानता हूँ कि यार हेट अपनों से ही होती है। बाकी कोई बात नहीं, आप उससे नाराज़ हैं तो आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि आप सभी की नाराज़गी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो देखिए सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, तो सीबीटी 1 का ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है। बस उन्होंने बोला है द सिलेबस अंडर द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज आएंगी और 10th स्टैंडर्ड की। तो इसका जो सिलेबस होगा वो हमारे बेसिक बेसिक चैप्टर्स रहेंगे, सामान्य सामान्य चैप्टर्स रहेंगे। कौन से चैप्टर्स होंगे? देखिए, जो चैप्टर्स सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? देखो, यहाँ तक तो आपका इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसको तो हम बाद में कवर करेंगे। ये सिलेबस है आपका सीबीटी 2 का। तो सीबीटी 2 में जो चैप्टर्स रहते हैं वो क्या है? यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, मास वेट एंड डेंसिटी हो गया। यूनिट्स का मतलब मात्रक हो गया। देखिए, सिलेबस को नोट वोट करने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में बताओ इंग्लिश में बताओ, बस ऐसे ही सुन लीजिए, मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा हमें। बाकी आपको गहराई से समझ तभी आएगी जब हम हर एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि जब हम सिलेबस को फिनिश कर रहे होंगे तो पूरा सिलेबस आपकी चुटकियों पे याद होगा, इसलिए अभी सिलेबस में अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट यानी मात्रक हो गया, मापन हो गया, द्रव्यमान, वजन और घनत्व हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि वेग और चाल हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, ऊष्मा एवं तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत हो गया, लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चैप्टर है जो जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तो इसको हम कवर कर लेंगे। ये उत्तोलक से क्वेश्चंस बनेंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन आईटी लिटरेसी, ये सब हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ के बाद टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, और कहें तो हम यहाँ के। तो ये सारे टॉपिक्स आपके अभी अभी कवर होते चले जाएंगे, जिन पे मैं सही का टिक लगा रहा हूँ। सीबीटी 1 में ही ये सारे टॉपिक आपके कवर होते हुए चले जाएंगे यहाँ तक के। बाकी भी देखो, सिलेबस इतना सा दिया है, लेकिन मैं इस परीक्षा के बारे में बताऊं तो 2019 वाली जो भर्ती थी असिस्टेंट लोको पायलट, अजमेर जोन से मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था। मैंने सीबीटी 1 भी क्रैक किया था, आपको मैं चाहूँगा अपना स्कोर कार्ड दिखा सकता हूँ। सीबीटी 1 भी क्रैक हुआ था मेरा, सीबीटी 2 भी हुआ था। और जो लोको पायलट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरी योग्यता थी कि मैं लोको पायलट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लोको पायलट के लिए एक थर्ड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBAT, बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं, कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ तक मेरा क्वालिफाइड था, अजमेर जोन से मेरा सिलेक्शन था। लेकिन मेरे जो टारगेट्स थे वो दूसरे थे, तो मैंने इस भर्ती परीक्षा में आगे की प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मैं एक सीट को वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने इस वजह से इसको छोड़ दिया था। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल समझता हूँ आपको कि हाँ, मैं इस परीक्षा की एक आत्मविश्वास के साथ आपको तैयारी कर सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें साइंस स्पेशल पूछी जा रही है तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल भी उसमें शामिल होंगे, ऐसे टॉपिक्स भी शामिल होंगे जो आपने शायद पहले कभी ना पढ़े हों। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप बस इस मेंटलिटी के साथ बैठते हैं मेरी क्लास में, हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो हम साथ मिलकर बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे, बहुत प्यारे तरीके से सीखेंगे, और कभी भी आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर आप बहुत शिद्दत के साथ क्लास को लेते हैं तो। ठीक है जी, लाइट का टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सारे टॉपिक कवर होते हैं आपके, चाहे लाइट हो जाए, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो जाए, चुंबकत्व हो जाए, तो वो सब हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और वहीं से हमारा ये सारा सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करूँगा कि आप सभी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है और हमारा स्कीम क्या रहने वाली है, किस किस तरह से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एक बार अगर हाँ तो प्लीज़ थम्स अप कर दें और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएं। और आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो बिल्कुल हमारे सिलेबस का पहला ही टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है यूनिट्स।
तो यूनिट्स हेडिंग डालेंगे और आज की क्लास का शुभारंभ हम लोग कर देंगे इसके साथ, यूनिट्स के साथ, यानी मात्रक के साथ। देखो, जो बच्चे शायद पहले से जुड़े हैं, जिन्होंने ग्रुप डी में पढ़ा होगा, उनको तो इस बात का भरोसा होगा ही होगा। बाकी मैं सभी बच्चों को ये सुनिश्चित करता हूँ कि अगर आप बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ क्लास लेते हैं तो कभी भी आपको इस कक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो न्यूमेरिकल हों, चाहे वो फॉर्मूले हों, चाहे वो थोड़े से मुश्किल टॉपिक हों। हम सबको बहुत ही आसान भाषा में आसपास के एग्जाम्पल्स की मदद से, वीडियोज़ की मदद से, हंसी खेल में बहुत ही प्यार से सीखेंगे। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं आते, मतलब इस वाले पार्ट में CBT 2 का जो वो पार्ट है जिसमें आपके मार्क्स जुड़ते हैं, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम से जो टॉपिक है, उसमें इंजीनियरिंग वाले टॉपिक की चिंता मत करो, वो मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा आपके। लेकिन जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, ट्रेड वाला सेक्शन है, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, आपने जिस भी ट्रेड से तैयारी की है। साइको टेस्ट की तैयारी भी पूरी तरह से कराई जाएगी विशाल। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता होगी, और कोई पैसा आपसे अलग नहीं लिया जाएगा। या तो वो यूट्यूब पे फ्री में कराई जाएगी, या जिन बच्चों ने बैच ले रखा है उनके लिए कराई जाएगी। अलग से किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए, तो सभी की सहमति आ चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूनिट्स पर, यानी कि मात्रक पर। तो ये हमारा चैप्टर मात्रक है और इसमें हम आज बहुत बढ़िया बढ़िया तरह की चीज़ें सीखेंगे। हो सकता है आप में से वो सारी चीज़ें बहुत सारे दोस्तों को पहले आती भी होंगी। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जो फिजिक्स शब्द है, आखिर जो फिजिक्स शब्द है ये कहाँ से आया। यानी कि जो शब्द फिजिक्स है, देखो हिंदी ट्रांसलेशन तो हमने कर लिया इसका भौतिकी, लेकिन ओरिजिनल शब्द था फिजिक्स। अब फिजिक्स शब्द आया कहाँ से? क्या ये इंडिया का शब्द है, भारत का शब्द है? नहीं भाई, फिजिक्स तो बहुत पुराना शब्द है और भारत में इंग्लिश तो तब नहीं चलती थी। तो ये आया हुआ है आपका ग्रीक से, ग्रीक भाषा से। ग्रीस की भाषा ग्रीक, तो ग्रीक भाषा से ये शब्द उठाया गया है। और ग्रीक के कौन से शब्द से उठाया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से इसको उठाया गया है। ग्रीक भाषा के, यानी कि पूरा अगर हम लिखेंगे तो ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स शब्द को उठाया गया है। क्लियर है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स शब्द को उठाया गया है। देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर चीज़ बस वो पढ़ें जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर दिन। लास्ट में मैं आपको इन टॉपिक से बनने वाले जो लोको पायलट की प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी शामिल करूंगा, और हो सकेगा तो अन्य परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है? साइंस से बहुत डीपली क्वेश्चंस आते हैं। देखिए संजू, मैंने परीक्षा दी हुई है, मैंने इसमें सिलेक्शन लिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हाँ इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि थोड़ी मेंटलिटी यही बना के रखना कि भाई जो भी वो समझा रहे हैं मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा कर लेना। कभी ये मत सोचना कि मैं लेवल को ज़्यादा लेके जा रहा हूँ या लेवल को कम लेके जा रहा हूँ। मैं पहली क्लास में थोड़ा पहले ही अवेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। मैं मानता हूँ पहली क्लास में पढ़ कम थोड़ा लें, पढ़ हम बेशक थोड़ा लें, लेकिन चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल इस बात का भरोसा करके चलना कि जो भी लेके चलूँगा मैं आपको अप टू द सिलेबस लेके चलूँगा। किसी टॉपिक में अगर अंदर ले जा रहा हूँ तो वाकई वो उतना अंदर जाना है, और अगर किसी में ऊपर जाना है तो उतना ही ऊपर जाना है। ठीक है? तो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से ये लिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए फिजिक्स शब्द का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है? फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है? तो तुम कहोगे ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूसिस? आप कहोगे फ्यूसिस शब्द का अर्थ है नेचर, यानी कि प्रकृति। फ्यूसिस शब्द का अर्थ है नेचर, यानी कि प्रकृति। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब भाई नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है, फिजिक्स से क्या मतलब है प्रकृति का? चलिए जरा अपने आसपास की सारी घटनाओं को आप उठा के देखिएगा।
कौन सी घटना है? पूरा सौर मंडल आप उठा के देखिए, सोलर सिस्टम उठा के देखिएगा, पूरा ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं चल रही हैं, ये रहस्य हैं। और इन रहस्यों से हम पर्दा, प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं उन रहस्यों से पर्दा हम किसकी मदद से उठाते हैं? फिजिक्स की मदद से उठाते हैं, भौतिकी की मदद से उठाते हैं। कहने को तो हम ये भी पढ़ लेते हैं बचपन में कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद दिस, कि यह विज्ञान की वह शाखा है जो इसके साथ डील करती है, वो करती है। मेरे हिसाब से उतने चंद शब्दों में भौतिकी को परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल है। तो भौतिकी क्या है? भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है, नेचर का अध्ययन है। नेचर की बहुत सारी घटनाओं से हम नेचर की बहुत सारे रहस्यों से हम भौतिकी की मदद से पर्दा उठाते हैं। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, चलो एक बार आपका नोट हो जाए तो कृपया थम्स अप करते रहना। आप साथ के साथ नोट भी कर रहे होंगे, तो जैसे ही आपका नोट हो जाए प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल सतीश कुमार, नेचर की स्टडी को ही फिजिक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। मेरी क्लास डेली 8 बजे ही हुआ करेगी। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स क्या है विकास? वो कभी नहीं पूछी जाएगी। देखो, अगर मैं आऊँ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिख दूँ, मतलब शायद मुझे पहली क्लास में बस ये बताना पड़ेगा, आगे आप सीख जाएंगे। भाई खामा खा की डेफिनेशंस हम लिखते चलें जो कभी पूछी भी नहीं जाएंगी, तो फिर किताब में और मुझ में क्या फ़र्क है? शायद आपके बैच लेने का फ़ायदा यही होता है, एक अध्यापक केवल उतना आपको पढ़ाएं जितना एग्ज़ाम से रिलेटेड है। फिजिक्स की कोई परिभाषा कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इतना पूछा जाएगा कि फिजिक्स किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या है? फिजिक्स शब्द का अर्थ प्रकृति है, यानी प्रकृति का अध्ययन है। बहुत बढ़िया। तो आपके इरादे जो मजबूत हैं उन सभी के लिए 2 लाइन और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। सफ़र में अगर मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। तो बिल्कुल बिकने का इरादा कुछ है ही नहीं, मतलब बिकने के इरादे से मतलब अपने टारगेट को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने दाम बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक मैं आपसे उदाहरण लेता हूं और मैं पूछता हूं, ये एक प्रकृति की घटना है, प्रकृति की घटना है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। और एक भैया मुझसे पूछते हैं कि भैया जी ये बताओ, मान लो ये ग्रह है, ये एक प्लेनेट है, और मैं ये चाहता हूं कि ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक कितने समय में जाता है, इस चीज को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक कितने समय में जाता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। मैं पूछूंगा अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है? वो कहेगा बिल्कुल पता है। उसको दूरी पता है, उसको डिस्टेंस पता है। मैं पूछूंगा आपको इसकी चाल पता है? वो कहेगा बिल्कुल पता है। आपको इसकी चाल पता है? बिल्कुल पता है। अच्छा जी, अब क्या अगर आपको ये दोनों चीज पता है तो आप समय निकाल लोगे? भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और आराम से हमें समय ज्ञात हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर हमें ये दोनों चीज पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये तीनों चीज क्या हैं? अभी ये मत सोचो चाल तो पढ़ाया ही नहीं है उसका यूज कर रहे हैं। चाल के बारे में अच्छे से समझेंगे, दूरी के बारे में अच्छे से समझेंगे, समय के बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी बस उतना पढ़ेंगे जितना काम का है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, ये क्या है? इनको ही हम बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं इनको हम? राशियां, यानी कि क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको हम? क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें, पूरी भौतिक विज्ञान में केवल आप राशियां पढ़ते हो, पूरी फिजिक्स में आप बस क्वांटिटीज पढ़ते हो। भाई आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्या पढ़ते हो? आप स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, दूरी हो गई, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया। अगले चैप्टर में आप पढ़ते हैं फोर्स, मास, एक्सेलरेशन यानी कि बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया। अगले चैप्टर में आप ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में आप प्रेशर पढ़ते हैं यानी दाब पढ़ते हैं। ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी राशियां हैं।
ये सारी की सारी क्वांटिटीज हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि पूरी फिजिक्स क्या है, पूरी भौतिक विज्ञान में हमें राशियां पढ़नी है, यानी क्वांटिटीज पढ़नी है। पूरी फिजिक्स में हमें क्वांटिटीज पढ़नी है, हर चैप्टर में कुछ कुछ राशियां पढ़नी है। तो भौतिक विज्ञान को बस आप ऐसे समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान क्या है, राशियों का ही अध्ययन है। दिस इज द स्टडीज ऑफ क्वांटिटीज। हालांकि ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको एक अपने दिमाग में बात सेट कर लेनी है कि जो राशियां होती हैं, जो क्वांटिटी होती हैं, ये हमें किसी भी घटना को समझने के लिए आवश्यक होती हैं। ये जो राशियां होती हैं, ये किसी भी घटना को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप करो। देखो, जिस चीज़ की मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, तो ये मान लो वो पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन वो चीज़ बाकी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे राशियां, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करूं तो तुम समझ सको कि हाँ भैया, ये राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि हम रटने वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग समझने वाला काम करेंगे। और बात होती अगर मान लो कांस्टेबल स्तर पे फिजिक्स की, तो फिर हम मोटा मोटा लेके चलते, लेकिन अगर बात है एक अच्छे वेटेज की, जहाँ फिजिक्स अच्छी खासी आती है रेलवे में, तो हम एक अच्छा स्तर लेके चलेंगे। ठीक, तो बताइए कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भैया, राशियां क्या होती हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो कि हाँ भैया, हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि ये होती हैं राशियां। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक बात सोचते हैं, मैं कुछ राशियां लेता हूं, मैंने कुछ राशियां ली, यानी कि मैंने कुछ क्वांटिटीज ली, राशियां ली। और ये राशियां क्या हैं? मान लो मैंने बेसिक बेसिक राशियां ले ली। एक ले ली मैंने लंबाई, ये सब राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। एक राशि ले ली मैंने लेंथ, एक राशि ले ली मैंने द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास। और एक राशि ले ली मैंने समय, यानी कि टाइम। मैं ऐसी चीजें ले रहा हूं जिनके बारे में हल्का हल्का आपको पहले से पता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि मान के चलो आप कहीं जाते हैं और आप किसी से पूछते हैं कि भैया यार, यहाँ से रामकिशोर हर को घर कितनी दूर है। तुम किसी गांव में गए, तुमने पूछा कि भैया यहाँ से रामकिशोर हर को घर कितनी दूर है, तो वो कहेगा ए यार, रामकिशोर हर को घर कुल यहाँ से 100 दूर है। कितना दूर है यहाँ से? 100 दूर है। ये लो भैया, मतलब 100 दूर है, बस उसने ऐसे बोल दिया। क्या तुम्हें समझ में आएगा? तुम कहोगे अरे यार, हम के लोग तो सुबह सुबह उठते ही लगा लेते दिखे। चलो, फिर तुम आगे गए और एक दुकान पे तुमने सोचा रामकिशोर जी के यहाँ जा रहे हैं तो 1 किलो पेठाई ले चलें। तो तुमने कहा दुकानदार से कि अंकल जी, चलो, तुमने सोचा चीनी ले चलें। तो तुम कहोगे अंकल जी, हमें ना यार 10 चीनी दे दो, या हमें 1 चीनी दे दो। अंकल जी, हमें ना 1 चीनी दे दो। ठीक है, ये कितना था? 100 दूर था, इसको लिख लेते हैं, समझ रहेगा। और अंकल जी, हमें ना 1 चीनी दे दो। अंकल जी कहेंगे अरे यार, क्या आदमी है। शायद उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। क्या मैं सही हूँ? अच्छा, तुमने पूछा अंकल जी ना बताओ, रामकिशोर हर के घर कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? तो वो कहेंगे, अंकल जी कहेंगे 10 में पहुंच जाओगे, 10 समय में पहुंच जाओगे। तुम कहोगे यार, क्या आदमी है। यानी कि देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस चल रहा है। क्या मिस चल रहा है? अगर मैं कुछ शब्दों से उसको पूरा करूं तो क्या आप मेरे साथ सहमत होंगे कि लंबाई में अगर तुम ये मीटर नहीं लगाओ, मान लो उनका घर 100 मीटर दूर था, तो ये मिस है। चाहे मीटर कहो, चाहे किलोमीटर कहो, जैसा भी हो। यहां हो सकता है भाई ग्राम कहो, किलोग्राम कहो, कुछ तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। यहां मिनट कहो, घंटे कहो, सेकंड कहो, कुछ तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। यानी कि इन सब चीजों के बगैर इस राशियों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही थी। अगर मैं ये बात कहूं कि राशियों को समझने के लिए, ये है राशियां, राशियों को समझने के लिए देखो 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इन 2 चीजों की हमें जरूरत होती है, किन को समझने के लिए? राशियों को समझने के लिए। ये क्या होती हैं? ये है परिमाण। ये क्या है? ये है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? ये है मात्रक। ये क्या कहे जाते हैं? मात्रक कहे जाते हैं, यानी कि यूनिट्स कही जाती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि राशियों को
समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, परिमाण तथा मात्रक। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इससे सवाल कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुम मात्रकों की वैल्यू समझ जाओगे। मात्रक को तुम बहुत इग्नोर करते हो। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वाली अपनी वाली से मिल के आता है तो तुम पूछते हो तेने क्या पे बाइक चलाई, तुम्हारा दोस्त कहता 70 पे चलाई। अरे भैया 70 क्या, यूनिट तो बताओ उसकी। हम ज़्यादातर यूनिट लेस बोलते हैं, और यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट पर अच्छे से कमांड बना ली तो 30% फिजिक्स तुम्हारे पाले में है। ये मेरा आपसे वादा है। तो राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है और मात्रक की आवश्यकता होती है। इनको ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही आपको समझ में आती चली जाएंगी चीजें। अब मैंने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे टीचर्स को ऐसे देखा है कि वो बस शुरू में ही 50 राशि लिखवा देंगे, 50 मात्रक लिखवा देंगे। अब तुम उन्हें रट रहे हो कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसे ऐसे रटते हो ना। क्या फायदा है, रटी हुई चीजें कभी काम नहीं आएंगी। काम आती हैं हमेशा समझी हुई चीजें। अगर तुम्हें चाल, दूरी और समय का सूत्र पता था, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, तो तुमने लगा दिया। तुम्हें इनके बारे में पता था थोड़ा थोड़ा, तो तुमने इनके मात्रक बना लिए। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कभी मात्रक नहीं बना पाओगे। मात्रक हमेशा बनते हैं सूत्र से, हमेशा बनते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला कब याद रख पाओगे, जब तुम्हें समझ होगी। तो हम पूरी फिजिक्स में हर एक चैप्टर में हर एक राशि के साथ मात्रक सीखेंगे, रटेंगे नहीं, ताकि आपको उन्हें लंबे समय तक याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, या आप भी वैसा ही पसंद करेंगे कि नहीं मैं 100 मात्रक लिख दूं, आप उन्हें रट लें? ऐसा संभव नहीं है। देखो, मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करता हूँ। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि मेरे 200 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इन बातों को, कि मेरे 200 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिनमें से पेपर आ जाएगा, ये 100 मात्रक रट जाओ, इन्हीं में से पेपर में आ जाएगा। तो इस चीज़ों को दिमाग से निकाल देना। मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैं दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हूँ। 5400 ग्रेड पे की मेरी नौकरी है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बड़ा काम किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस राह को देखा है जैसे सिलेक्शन मिलता है। अगर आप रटोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर किसी में इतना दम होता कि 200 सवाल देकर आपको पेपर में क्वेश्चन फंसा देता, तो सच्चाई की बात तो यही है कि वो खड़ा होकर पढ़ा ना रहा होता, वो पेपर भेज रहा होता। तो शायद आपको अभी मेरी बात लगे, मैं एक पहला टीचर ऐसा होऊंगा जो कि भाई थोड़ा डिमोटिवेशन लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ मेहनत करो। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं इतना चाहूँगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप वाकई साइंस सीखना चाहते हैं। और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, मैं ये कहूँगा कि कभी आपको, अगर इस क्लास में अच्छे से आपने फिजिक्स पढ़ ली, तो कभी किसी एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी क्लास में कभी आओगे तो बस रिवाइज कर रहे होगे, बस रिवाइज। चलो, तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। ये परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, संख्यात्मक मान। अब भाई मात्रक कहां से आए, कैसे आए, इस चीज के बारे में अब हम चलते हैं। तो मात्रकों के ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और हम हेडिंग डालेंगे मात्रकों की पद्धति। हेडिंग डालेंगे मात्रकों की पद्धति। मतलब क्या सिस्टम है आखिर इसका? पद्धति की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है सिस्टम। कुछ चीज़ हमें इंग्लिश में अच्छी समझ में आती है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि क्या सिस्टम रहता है यूनिट्स का। तो आइए जरा एक बार यूनिट के सिस्टम्स पे नज़र मार लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, सबसे पहले जब इस दुनिया में किसी ने सोचा कि यार राशियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो केवल 3 राशियां हमारे सामने आई थी। हम राशियां जो लिखेंगे अभी 3 राशियों की ही बात करेंगे, क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। और वो क्वांटिटीज क्या थी? ये 3 क्वांटिटी थी आपकी। पहली थी लंबाई, लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक। दूसरी क्वांटिटी थी आपकी द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान यानी कि मास। और तीसरी जो राशि थी आपकी वो थी समय यानी कि टाइम। ये 3 राशियां थी। तो देखो, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो आप ये समझ जाते होंगे कि
जैसे मात्रक इंडिया में चलते हैं वैसे मात्रक विदेशों में नहीं चलते। जैसे अगर पिच की लंबाई को हम देखें तो इंडिया में मीटर में मापोगे आप, सेंटीमीटर में मापोगे, ज़्यादातर मीटर में मापते हैं हम, कन्वेंशनली मीटर लेते हैं। लेकिन अगर आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ किसी देश में फुट में मापी जाएगी, किसी देश में यार्ड में मापी जाएगी। बॉल के द्रव्यमान की बात कर लो, हमारे यहाँ इंडिया में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम माना जाता है। ज़्यादातर हम कंफर्टेबल होते हैं किलोग्राम में। भाई किलोग्राम में तो ऐसा है कि अगर कोई हमारे हाथ में मान लो इतनी सी चीज़ दे, चीनी दे इतनी सी, और वो कहिए 1 किलो है, हम हाथ से तोल के बता देंगे अरे 1 किलो ये तो कम है, इतने कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं मापा जाता। आपने कभी बॉल का वजन देखा हो तो वो पाउंड में या आउंस में मापा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग राशियों को मात्रकों में मापा जाता है। यार वैसे मुझे लग रहा है कि मोटा तो मैं सफिशिएंट लिख रहा हूँ। एक बार आप सभी बताइए, एक दो बच्चे कोई दिक्कत हो रही है या फॉन्ट साइज में किसी और को भी समस्या है? अगर हाँ तो फिर मैं बढ़ा ही देता हूँ। वैसे मैं इसलिए पतला लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है तो फिर पूरे पेज पे आ नहीं पाता है। मैं बिल्कुल साइंस को दोनों लैंग्वेज में लेके चलूँगा, हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैं ना हिंदी भाषी विद्यार्थी हूँ ऐसे प्रॉपर, बट मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश में की है तो वहाँ से मेरी इंग्लिश में भी चीज़ें आ गई हैं। मैं समझता हूँ जब मैं हिंदी से इंग्लिश में गया था तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। तो मैं समझ सकता हूँ अगर मैं खाली इंग्लिश में पढ़ाऊंगा हिंदी वालों को दिक्कत है, खाली हिंदी में पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश वालों को दिक्कत है, इसलिए बाइलिंगुअल रहेगा, एक एक शब्द बाइलिंगुअल। तो राशियों के मात्रक अगर हम देखें कुछ, जैसे 80% देशों में देखें, 80% देशों में जिसमें अपना भारत शामिल है, मतलब मेजर मेजर बड़ी बड़ी सारी कंट्री आ जाती हैं, भारत हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, सारे के सारे, भाई भारत तो एशिया में ही आ जाएगा। तो लंबाई को ज़्यादातर किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। लंबाई को कन्वेंशनली मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। और इन सब का एक पहला पहला शब्द उठा के, इसका एम उठाएंगे, इसका एम के उठाएंगे और इसका एस उठाएंगे, इस सिस्टम का नाम दे दिया जाता है एम के एस सिस्टम। क्या नाम दे दिया जाता है? एम के एस सिस्टम, यानी कि एम के एस पद्धति। ठीक है, एम के एस पद्धति। तुम ना समझने के टाइम समझना, बस नोट करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय बाद में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, वहीं कुछ देशों में अगर देखें हम तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तथा द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को हर जगह सेकंड में ही मापा जाता है। तो ऐसे देशों में हम क्या करते हैं, इनका सबका पहला पहला लेटर उठाएंगे, इसका सी, इसका जी, इसका एस, और इस सिस्टम का नाम हम रख देते हैं CGS सिस्टम, CGS पद्धति। अच्छा, ये कौन से देश होते हैं? तो आप ना 2 देश याद रखिए, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये जो सिस्टम चलता है ये आपका फ्रांस में चलता है। कौन से देश में चलता है? ये सिस्टम आपका फ्रांस में चलता है, इसलिए इसे फ्रांसियन सिस्टम भी कहते हैं, फ्रांस की पद्धति भी कहते हैं। तो इतना तो शायद आप समझदार हैं कि अगर कोई सिस्टम फ्रांस में चल रहा है तो फिर इसको फ्रांसियन सिस्टम भी हम कहते ही होंगे। एक बार रामकिशोर कश्यप जी का स्क्रीनशॉट दे दो। ठीक है भाई, मैं आपकी बात देखिए जरूर सर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आज मुझे दिख रहे हैं, जो सर के लायक हैं डाउट, वो मैं जरूर सर तक आपके डाउट पहुंचा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो एक बार स्क्रीनशॉट। चलो आगे हम देखें तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लंबाई को फुट में मापा जाता है। लंबाई को फुट में मापा जाता है तथा द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को तो हर जगह ही सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, समय को हर जगह सेकंड में मापा जाता है और इनका भी पहला पहला लेटर उठा के हम एक सिस्टम बना लेते हैं जिसका नाम रख जाता है FPS सिस्टम, FPS पद्धति। ठीक, और
एफपीएस पद्धति किस देश में लागू होती है? तो ये ब्रिटेन में लागू होती है। कहाँ लागू होती है? ब्रिटेन में। यानी कि इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटेन ब्रिटिश एक ही बात है, तो ये ब्रिटिश पद्धति भी कही जाती है। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? भैया फ्रांसियन सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? भैया ब्रिटिश सिस्टम है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इनको रटेंगे ट्रिक के साथ। कैसे? सुनो, देखो, इसको रखो सेपरेट, इन दोनों को याद रखो। दो देश हैं, दो सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, फ्रांस, ब्रिटेन। तो जिस देश का पहला शब्द एफ से शुरू है उसके सिस्टम का नाम एफ से शुरू नहीं होगा। देखो, फ्रांस एफ से इसका नाम शुरू है, इस सिस्टम का नाम एफ से शुरू है, तो जिसका नाम एफ से शुरू होगा, जिस देश का नाम, उसमें एफ सिस्टम वाला नहीं इस्तेमाल होगा। उल्टा कर देना है, समझ गए होंगे आप। बाकी एम के सिस्टम का जो अन्य नाम होता है ये होता है मीट्रिक सिस्टम। एम के सिस्टम का अन्य नाम क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम, यानी कि मीट्रिक पद्धति। और कैसे याद रखेंगे इसको? एम से एम केस और एम से मीट्रिक। तो बताएंगे सभी, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? नोट करो आराम से, समय दे रहा हूं 1 मिनट का, हम सब कर देना, नोट हो जाए। देखो, ऐसे ही चलेंगे हम, आराम से सारा सारा लिख लिख के पढ़ेंगे। पीडीएफ की हेल्प केवल वहां लेंगे जहां बहुत बड़ी चीजें होंगी, जिन्हें लिखने में बहुत समय लग जाएगा। बाकी मैं 95% हैंड राइटिंग के साथ ही आपको सिखाऊंगा। चलो नोट करो, मैं कुछ बात कर लूँ। मैं बीच में देख रहा था, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, ना करता हूँ किसी को। मैं बीच में कमेंट देख रहा था, 2 कमेंट। पहला कमेंट था कि आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। देखो दोस्त, ये कमेंट ऐसे बच्चे का होगा जिसने पहले हल्का फुल्का कहीं पढ़ रखा होगा, जिसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन मेरे साथी, मैं मान सकता हूँ आपको बेसिक लग रहा होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि मान लो जहाँ पर ये सिलेबस, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 40 क्लास में ख़त्म होगा, वहाँ पर और 5 क्लास लग जाएंगी, 45 हो जाएंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने बेसिक से नहीं पढ़ाया तो बहुत सारा बच्चा इस बैच में ऐसा जुड़ा है जो आरडब्ल्यू पे ये भरोसा करके जुड़ा है कि अगर मेरा बेसिक कहीं से क्लियर नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो भी मैं साइंस सीख जाऊँगा। मुझे ऐसे बच्चे को साथ में लेके चलना है। और जो कह रहे हैं कि आप स्लो चल रहे हैं, स्लो भी मैं ऐसे ही बच्चे के लिए चल रहा हूँ। अगर मैं तेज़ चलूँगा तो बस हो सकता है कि हम 2-3-4 क्लास कम ले लें। लेकिन एक बात बताओ, उसमें आपका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक से पढ़ने आया है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शिकायत बिल्कुल ना करें कि बेसिक से चल रहे हैं या फिर आप स्लो चल रहे हैं। मैं हर उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। और पता है, इंसान भी वही है कि जो अपने पड़ोसी का ध्यान रखे। आप भी ऐसे बच्चों का ध्यान रखिए, ठीक है? चलो सरा, मैंने आज तक कभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांत से पढ़ने के लिए आया हूँ। विपिन कुमार, आप एकदम सही जगह आए हैं, मैं वादा करता हूँ आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यूपी कांस्टेबल में जो पीडीएफ दिए हैं साइंस, उससे काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं संजीत। वहाँ पे साइंस फिजिक्स मतलब 2 नंबर की आती है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स देखो 10 नंबर की है, 40 नंबर की है, तो निश्चित ही इसका स्तर ज़्यादा होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका मात्रकों की पद्धति। लेकिन अब सुनो, असल समस्या यहाँ से होगी। 9 बजे के बाद कोई क्लास तो नहीं है इस बैच में? चेक कर लो एक बार, आप भी बता दो, क्या 9 बजे के बाद आपकी क्लास तो नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी क्लास बढ़ा लें। वैसे भी 10 मिनट लेट शुरू हुई है, तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके आज पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। अच्छा सुनो, एक बार बता दो, आपकी इच्छा हो कि भैया 15 मिनट फालतू ले लो, तो मैं 15 मिनट फालतू ले लूँगा। थोड़ा ये है कि पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब सुनो कि मान के चलो एक सामूहिक मीटिंग होती है 3 देश के प्रधानमंत्रियों की। कौन कौन देश के हैं? अपने मोदी जी भारत के, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और चर्चा हो रही है किसी चीज़ के द्रव्यमान को लेके। तो मोदी जी कहते हैं, भाइयों बहनों, इस वस्तु का द्रव्यमान कम से कम 5 किलो से कम नहीं रहा होगा। अब फ्रांस के प्रधानमंत्री को भैया किलोग्राम थोड़ी समझ में आता है। जैसे मान के चलो, मैंने तुमसे कहा था कि मान लो मैं तुम्हें आधा किलो चीनी दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ ये 4 किलो चीनी है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तुम, अरे यार ये तो 4 किलो ना लग रही। लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीनी दे दूं और ये कहूं कि ये 2 पाउंड है,
कि तुम बता पाओगे? नहीं, तुम्हें फील ही नहीं आएगा, पता ही नहीं है। तो वैसे ही फ्रांस के प्रधानमंत्री को या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को नहीं पता लगा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं, हे मोदी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, प्लीज से इन द पाउंड नॉट इन द किलोग्राम। यानी कि आप किलोग्राम किलोग्राम क्या कर रहे हैं यार, द्रव्यमान की बात है तो फिर पाउंड में कहिए। अब वहां फ्रांस के प्रधानमंत्री भड़क जाते हैं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द बोथ प्राइम मिनिस्टर्स, यू डोंट नो दैट द मास इज नॉट मेजर्ड इन द किलोग्राम एंड पाउंड, दिस इज मेजर्ड इन द ग्राम। यानी कि द्रव्यमान ना किलोग्राम में मापा जाता है ना पाउंड में मापा जाता है, ये तो ग्राम में मापा जाता है यार। अब ये वहां होती है लड़ाई। वहीं फिर कोने में तुम्हारे जैसा कोई समझदार व्यक्ति खड़ा है, मेरे शेरों जैसा, मेरी गुड़ियाओं जैसा, वो हंस रहा है मंद मंद। ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, क्या तुम्हें अपने घर पे बुलडोजर चलवाना है, तुम क्यों हंस रहे हो? वो कह रहा है, देखो महाराज गर्म मत हो, बात ऐसी है कि तुम समस्या क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि तुम अपने अपने देश की सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हो। मतलब एक भाषा वाली बात है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई कन्नड़ में, कोई मराठी में। तो वो कहता है कि एक काम करो आप ना, ये तीनों सिस्टम पीछे छोड़ दो, अपने देश में ही छोड़ दो, एक कॉमन सिस्टम बना लो, एक उभयनिष्ठ सिस्टम बना लो, उभयनिष्ठ पद्धति बना लो, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी, नेशनल सिस्टम पर लागू होगी। यानी कि ये तो ऐसी बात हो गई ना जैसे हमने इंग्लिश भाषा बना रखी है। भाई जापान में जाओगे तो क्या जापानीज सीखनी है? नहीं, इंग्लिश से काम चल जाएगा। चाइना में जाओगे, चाइनीज सीखनी है? नहीं, इंग्लिश से चल जाएगा। तो हमने जैसे एक भाषा बनाई हुई है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फॉलो होती है, वैसे ही हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, मात्रकों की पद्धति बनाई, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पे लागू होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू होती है। और ये तीन पद्धतियों के अलावा, तीन सिस्टम के अलावा एक चौथा सिस्टम और इजाद होता है, जिसका नाम पड़ जाता है SI। फुल फॉर्म रहेगी इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्यों नाम है इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति? क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो की जाएगी। अब हर देश का व्यक्ति इसको मानेगा। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या मात्रक वैसे ही होंगे जैसे इन पद्धतियों में थे? नहीं भाई, क्या इंग्लिश में वही शब्द होते हैं जो मराठा, हिंदी, कन्नड़ में होते हैं? नहीं, इंग्लिश में अलग शब्द होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पर सारे मात्रक अलग हैं। अब देखो ये जो इससे क्वेश्चन देखो पहले कैसे बनते हैं। ये बनते हैं, पहला सवाल बनता है, इनको नोट डाल के लिखना, जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। क्वेश्चन आएगा कि SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, SI पद्धति, SI पद्धति कब, या SI पद्धति की परिकल्पना, SI पद्धति की परिकल्पना कब आई? परिकल्पना का मतलब एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब भाई आज हमने ये सोचा, हमारे सामने एक समस्या आई, हमने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरी दुनिया में लागू होगा। तो ये परिकल्पना जो आई थी, ये आई थी 1967 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन क्या तुरंत की तुरंत हमने बना ली? भाई आज हम सोचते हैं कि हम एक ऐसी रेल बनाएंगे जो ऊपर ऊपर से चलेगी, मतलब मेट्रो रेल। मैंने ऐसा सोचा, तो क्या मैं आज ही बना दूंगा? क्या मैं इसी वर्ष बना दूंगा? नहीं, ये तो एक बड़ा काम है। तो वैसे ही ये एक बड़ा काम है, सारे देशों की मीटिंग होंगी, सारे लोग मिलेंगे, महानुभावों से पूछा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। जैसे संविधान के बनने में समय लगा, तो इसी के बनने में भी समय लगा। और कितने वर्ष का? पूरे 4 वर्ष का। तो SI पद्धति की परिकल्पना 1967 में आई, और SI पद्धति बनकर तैयार होकर लागू हुई, यानी कि इंप्लीमेंट हुआ, इस पर अप्लाई हुई, ये अप्लाई हुई 1971 में। ये बात तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी, सब कंफ्यूजन है। तुम गूगल पे डाल के देख लेना, तुम प्रीवियस ईयर में देख लेना, सब हर जगह तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब सुनो, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि SI पद्धति कब लागू हुई, SI पद्धति कब अप्लाई हुई। ऑप्शन कैसे रहेंगे आपके सामने? 4 ऑप्शन रहेंगे, और ऑप्शन रहेंगे 1967, ठीक, 1931, 2010, 1910। अब बताओ तुम क्या आंसर लगाओगे? तुम कहोगे भैया लागू तो 1971 में हुई थी,
1971 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1971 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे हम, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो फिर आपको वहां बहस नहीं करनी है। ये क्वेश्चन गलत पूछा है और गलत ही इसके आंसर मानते हैं क्या, फिर इसका आंसर वो मतलब पूछना चाह रहा था परिकल्पना कब आई, और 1967 इसका आंसर आप लगा के चले आओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं? देखो, अगर दोनों ऑप्शन हो तो फिर 1971 लगाओ, और कोई एक ऑप्शन हो तो फिर 67 या 71 में से जो भी हो उसको लगा दो। ठीक है भाई। कौन एसआई को लागू किसने किया? मापतोल का महासंगठन इसको लागू करता है। जनरल कॉन्फ्रेंस में लागू हुई थी। इन द कमेटी का नाम था वेट, कमेटी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम की चीज़ें हैं, बस इतना हमें याद करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या इतना आपको समझ में आ गया? एक बार कृपया हम सब कर दें कि हाँ, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और मैं अब कोई डाउट नहीं पूछूंगा इस संबंध में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो अब सुनो, अब हमारे सामने चैलेंज आता है क्या? अब हमारे सामने चैलेंज आता है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कैसे बांटे। अब इंटरनेशनल सिस्टम है क्या? तो एक काम कर लेते हैं, मैं अगर आपकी क्लास 10-15 मिनट भी लूंगा ना, तो ये बात पूरी नहीं हो पाएगी, आधी रह जाएगी। इसलिए हम अब इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल ही हम इसको फिनिश करके अगला टॉपिक शुरू कर देंगे जिसका नाम है मेजरमेंट, यानी कि मापन। 10-15 मिनट नहीं, इसमें कम से कम 20-25 मिनट मुझे लगेंगे, फिर एक ज़्यादा समय हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन भी करना है, कुछ की लाइब्रेरी बंद हो गई है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और कल से क्लास बिल्कुल अपने समय पे स्टार्ट होगी। आज एक्चुअली 2-2 मैराथन चली हुई थी, तो संदीप सर की थी, नीरज सर की थी, तो स्टूडियो खाली नहीं थे, इस वजह से क्लास लेट हुई। कल आपकी क्लास बिल्कुल आपके समय पर ही रहेगी। ठीक है, चलो अब देखो, आशा करता हूँ कि भाई क्लास आपको ठीक समझ में आई होगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें आपको क्लास के साथ ही लगेंगी। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को लेके चलें। कुछ बच्चों के कमेंट रहते हैं कि आप बीच में कमेंट नहीं देखते। देखो मेरे दोस्त, आप कभी मेरी जगह आके खड़े होना, और जब तुम्हारे दिमाग में एक प्रॉपर प्लान हो कि हाँ आज इस प्लान से पढ़ाना है, जब तुम बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, तो बीच में अगर तुम कमेंट देखोगे तो सारा तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, और तुम ये याद नहीं रहेगा कि तुम्हें अभी क्या पढ़ाना था आगे। मतलब एक मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और ना ही ऐसा संभव है कि सबके कमेंट पढ़ के सबका जवाब यहाँ दिया जा सके, इसीलिए डाउट ग्रुप बनाया जाता है। यहाँ केवल आप बात कर लिया करो टॉपिक से संबंधित, बाकी आपकी और कोई समस्या है तो उसको प्लीज़ डाउट ग्रुप में आप डिस्कस किया करिए। डाउट ग्रुप में आपको अवश्य जवाब मिलेगा। मुझे टैग कर देना जरूर, @DHAR, धर्मेंद्र भाटी मेरा नाम है, तो @DHAR लिखोगे, मेरा नाम आ जाएगा, उस पर टैग करके मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं वहाँ अवश्य आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई दूंगा। यहाँ के लिए भाई माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ सारे जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ाना है। हाँ, अगर टॉपिक से संबंधित डाउट है तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। हम हर दिन क्लास के लास्ट में किया करेंगे, और रिवीजन में पढ़ेंगे सबसे पहले ऐसे ही बस कॉपी बंद करके रख दो, मेरे साथ सुन लो कि फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्यूसिस के, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर यानी प्रकृति। राशि क्या होती है आप समझ गए। पूरी फिजिक्स में हमें राशियां पढ़नी है, और राशियों को पढ़ने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। फिर मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, MKS, CGS, FPS। मापतोल के महासम्मेलन में इनके बारे में हमें बताया गया। 1967 में परिकल्पना, 1971 में इनको पास किया गया। MKS, CGS, FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। और चौथा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, जिनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया था। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम, और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर रहे होंगे। और प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हर बात आपको, जो देखो मेरा मानना ये होता है कि थोड़ी सी बात ना प्रैक्टिकलिटी के साथ की जाए। जैसे मैंने 4 लाइन आपको मोटिवेशन सुनाया, अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन वो मोटिवेशन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। आपको ये भी याद नहीं होगा कि 20 दिन पहले किस टीचर ने क्लास में क्या लाइन बोली थी और आपने उनसे क्या सीखा था मोटिवेशन वाली। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहती हैं। अगर हम असल ज़िंदगी में खुद को रख के देखें तो बातें वो काम की होती हैं जिन्हें मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जोड़ के बताऊं, और ऐसी बातें बताऊं कि जिनकी वजह से मैंने सिलेक्शन लिया, मुझे सफलता मिली है।
शायद वो बातें आपके भी काम आ सकें। हर दिन क्लास में मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा बीच बीच में, क्योंकि पढ़ाई के अलावा शायद एक मार्गदर्शन की बड़ी ज़रूरत होती है, और उस लायक मैं खुद को क्यों समझता हूँ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहूँगा कि रिवीजन, एक शब्द मेरे मुंह से आप सुनो, हर दिन हर क्लास में मैं इसको बोलूँगा, आपको याद दिलाऊंगा। रिवीजन वो रामबाण है जो युद्ध के क्षेत्र में आपको 100% सफलता दिलाएगा। सोने से पहले हर एक विषय का आप रिवीजन करके सो, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा। बस एक बार रिवाइज करना है, नोट्स को रिपीट करना है आंखों के सामने से, आप देखेंगे कि हमेशा आपके दिमाग में बातें छप जाएंगी। और जैस जो डर आपको एग्जाम के समय पर लगता है, ऐसा डर लगता होगा ना कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसा लग रहा है भाई कुछ याद नहीं है, ये डर आपको कभी नहीं लगेगा। एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हो 2 ऑप्शंस में, वो कभी कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, रिवीजन सोने से पहले सभी लोग किया करिए। एक बार डाउट ग्रुप में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि यही थोड़ा सा हमारे लिए बस एक मोटिवेशन होता है। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।